Hello everyone, welcome back to Smart Tech Net. So we are going to resume our discussion regarding UGC NET paper 2 environmental science, and we discussed in the last video about unit 1 PYQs of unit 1. So we discussed around 26 MCQs. तो अब हम आगे जो बचे MCQ हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, और जो पीछे के MCQ हैं वो थोड़े पुराने हैं, लाइक 21, 22, 23 अराउंड, और अभी जो हैं वो 24 के हैं, 23, 24 के। सो अगर आप दोनों वीडियो मिला के कंप्लीट हो जाएगा हमारा डिस्कशन, और इसके थ्रू आप जान पाएंगे कि ट्रेंड कैसे कैसे चेंज हो रहा है क्वेश्चन पूछने का यूनिट 1 में, पेपर 2 में, इन्वायरमेंट साइंस में, UGC नेट के एग्जाम में। और जहाँ तक टेलीग्राम चैनल की बात है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में बना दूंगा, जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो तक मैं कवर कर दूंगा। So let's start our discussion without wasting any more time. ठीक है, so 26 तक कर लिए थे, 27 है which of the following sustainable development goals address social issues। ठीक है, कौन कौन से करते हैं, तो इसमें से कौन से कर सकते हैं, ठीक है, खुद से दिमाग लगाए। तो एक जेंडर इक्वालिटी तो करेगा ही, सोशल इशूज है बिल्कुल। इनइक्वालिटीज खत्म करने की बात है, SDG 10 करेगा ही बिल्कुल। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज की बात है, ये भी सोशल है। लेकिन जो क्लीन वाटर सैनिटेशन है ये नहीं है, ये नहीं है। एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी क्या है, ये भी इन्वायरमेंट से लिखते हैं, तो ये नहीं है। तो मेनली जो सोशल इशूज के रिलेटेड हो गए ये 3 गोल है, SDG 5, 10 और 11। थोड़े बहुत डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कि क्यों है कैसे है, ठीक है। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड, ठीक है। और जो PPTs की बात है, अगर किसी को चाहिए तो आई विल अपलोड द PPTs वंस विल कंप्लीट, ठीक है। जैसे जैसे यूनिट वाइज हम कंप्लीट कर जाएंगे मैं अपलोड करते जाऊंगा। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द कंप्रेहेंसिव नोट्स, ठीक है, जो कि आप बहुत ही शॉर्ट के टेबुलर फॉर्म में हो, सो दैट कि मैं याद करने में भी आसान रहे चीजें। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें वेवलेंथ है और उसको प्रिंसिपल जो एप्लीकेशन है उससे मैच करना है कि सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स के हर सेंसर्स के अपने अपने वेवलेंथ होते हैं, ठीक है। थर्मल सेंसर का अलग वेवलेंथ होगा, ठीक है। इंफ्रारेड मतलब जो होते हैं थर्मल सेंसर, ठीक है। विजुअल रेंज के जो सेंसर्स होते हैं उनके अलग होगा, ठीक है। रेडियो वेव्स के जो सेंसर होते हैं उनके वेवलेंथ अलग होगा। विजुअल में भी जो रेड को होगा अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, तो अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये सब डिसाइडेड है। वेवलेंथ और उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये दिए हुए हैं कि 0.52 से अगर 0.62 है तो मिनरल लॉस टाइप्स को उसके थ्रू हम जान सकते हैं। वेजिटेशन फिगर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2.05 से 2.35 तक, लाइक दैट, ठीक है, अलग अलग। उसके बारे में थोड़ा ये दिया हुआ है मैंने, और इसका एक कंप्रेहेंसिव लिस्ट मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर वी विल डिस्कस दिस, लाइक कि जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उस समय भी वो मैं दे दूंगा। इसमें मोस्टली बहुत कुछ समझने का नहीं है, इसमें बस ये है कि हमें याद होना चाहिए स्पेक्ट्रम हमारा कि जो एक्सरे से शुरू होता है ना, ठीक है, और ये फिर अल्ट्रावायलेट का विजिबल और इंफ्रारेड, तो मोस्टली विजिबल से हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड में यूज करते हैं, उसके बाद अपना रेडियो वेव्स आ गया, तो उसमें अलग अलग जो स्पेक्ट्रम होते हैं, अलग अलग जो हमारा स्पेक्ट्रल होता है उसको हम यूज करते हैं। तो विजिबल में भी ग्रीन ब्लू रेड का अलग यूज होता है, इंफ्रारेड में भी, ठीक है, नियर इंफ्रारेड होता है, फार इंफ्रारेड होता है, उसी तरह रेडियो वेव्स में भी होते हैं। तो मोस्टली ये बेसिक पता होगा कि और आसान होगा समझने में। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि साइंटिस्ट भी पूछते, ठीक है, कि उन्होंने इकोलॉजी के ब्रांच में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, उनके इवोल्यूशन ऑफ ब्रांच ऑफ इकोलॉजी में ही साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन किया। मोस्टली कि पहले कौन, बाद में कौन,
फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक। तो इसमें सबसे पहले जेफरी साहब थे, फिर आपके हैंस साहब थे, फिर हैकल साहब थे, ठीक है, टेंसली साहब थे, ओडम साहब थे। तो ऐसे ही है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या है कि हमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर हम कर पाएंगे कि कौन पहले किया। तो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं सारे कि जोफ्री साहब 19th सेंचुरी में थे, ठीक है। उसके बाद हंस रीडर साहब थे, जो कि टर्म भी देते हैं इकोलॉजी को। फिर हैकल साहब हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या, मान लीजिए अभी तक चीज पूछा है कि सीक्वेंस भी दीजिए, पूछ सकता है कि कंट्रीब्यूशन क्या था मेजर, और ऐसे क्या दे कि उसको मैच कीजिए, लिस्ट वन लिस्ट टू देके। तो ये सब चीजें काम आएंगी, ठीक है। उसके अलावा और भी मैंने कुछ कुछ देख रखे हैं, फिर उसके और कुछ कंट्रीब्यूशन है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, फॉर वाटर इन एटमोसफेयर। ये वाटर को जो एटमोसफेयर में उसको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, जैसे वॉल्यूम मिक्सिंग रेशियो है, मास मिक्सिंग रेशियो हो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, मास कंसंट्रेशन है, ह्यूमिडिटी भी जो कई प्रकार की होती है, ठीक। तो उसको और उसकी यूनिट्स क्या क्या होते हैं, उसके आधार पर ये अरेंज करना है। तो वॉल्यूम मिक्सिंग रेशियो का हो गया पार्ट्स पर मिलियन, मास मिक्सिंग रेशियो का हो गया, ठीक है, ग्राम पर वाटर पर किलोग्राम पर एयर करके। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का हो गया, ठीक है, ग्राम पर, ये कितना ग्राम वाट एयर में कितना ग्राम वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े डिटेल्स दे दिए कि वॉल्यूम मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वाटर कितना है गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में, ठीक है, पार्ट्स पर, मतलब टिपिकली हम इसको पार्ट्स पर मिलियन से एक्सप्रेस करते हैं। फिर मिक्सिंग रेशियो क्या है कि मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। उन दोनों का रेशियो जो निकालते हैं तो वो मिक्सिंग रेशियो आ जाता है कि ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों के रेशियो को निकालते हैं, ठीक है। तो या तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी कि मास ऑफ वाटर वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। एक मॉइस्ट एयर का पार्सल है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी उसमें कितना वाटर वेपर है, ठीक है, वो हो गया। मास कंसेंट्रेशन हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, एब्सोल्यूट मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर है। कि जो एयर है, मान लो 1 लीटर, और इसमें वाटर वेपर का एब्सोल्यूट मास कितना है, ठीक है। तो वो आता है, वो सब ग्राम में ही आएगा। नेक्स्ट है कि ओजोन के बारे में कुछ असेसमेंट दिए गए और उसमें से कौन सा सही था। पहला कि रेट ऑफ O3 प्रोडक्शन इज हाईएस्ट एट इक्वेटर एंड एट अबाउट 40 किलोमीटर हाइट। तो ये बात देखा जाए तो सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे, या फिर आप जानते भी होंगे ऑलरेडी, जो लोग पढ़े होंगे, कि ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री पे हो गया, ये 66.5 डिग्री हो गया, और ये हो गया 90 डिग्री, ये पोल हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रोपोस्फेयर का हाइट होता है इक्वेटर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट होता है वो ज़्यादा होता है, वो लगभग वैरी करता है, मतलब अराउंड 18 किलोमीटर तक हो सकता है। और यहाँ पे जो हाइट होता है वो थोड़ा ही होता है, 8 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारा अर्थ के चारों तरफ ऐसे पेड़ बना है, ये इधर का पोल हो गया, ठीक है। यहाँ ज़्यादा होता है हाइट। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हीट के रेज यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो एक थर्मल रीजन है, और भी रीजन है, बल्जिंग इफेक्ट है, ठीक है, मतलब अपने एक्सिस पे अर्थ के रोटेट करने के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब कंट्रीब्यूट करती है, इसके कारण यहाँ पे हाइट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर ट्रोपोस्फेयर का हाइट इतना है तो फिक्स है कि स्ट्रेटोस्फेयर का भी हाइट ज़्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका हाइट 40 किलोमीटर के आसपास आएगा। हाँ, ठीक है। उसका दूसरा कहता है कि O3 का कंसेंट्रेशन इक्वेटर पे है 25 किलोमीटर के आसपास अपोजिट, हाँ सही बात है। उसके बाद कहता है पोल्स पे प्रोडक्शन अकर एट एल्टीट्यूड इवन हायर देन दोज ओवर इक्वेटर, ये देन है।
एट पोल्स क्या कह रहा है कि जो ओजोन का प्रोडक्शन है वो एल्टीट्यूड इवन हायर देन दोज ओवर इक्वेटर, तो नहीं, गलत बात है, नहीं होता है ना, उससे नीचे होगा ना, 8 किलोमीटर जा रहा है तो उससे तो नीचे ही आएगा स्ट्रेटोस्फेयर भी। रीजन ऑफ हाईएस्ट O3 कंसिडर्ड नॉट कोइंसाइड विथ लोकेशन ऑफ हाईएस्ट रेट ऑफ O3 फॉर्मेशन, ये सही बात है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा नहीं है, ये ऐसा बात क्यों नहीं है, मतलब ऐसा बात क्यों नहीं है कि जहाँ पे बन रहा है जो O3 फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन क्यों नहीं है। उसके बाद है कैटालिटिक रिस्ट्रिक्शन ऑफ O3 इज मोर एट आर्कटिक कंपेयर टू अंटार्कटिका ड्यू टू मोर CFC इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये भी सही बात नहीं है, ठीक है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली हमारा जो कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा सीवियर है अंटार्कटिका में, ठीक है, क्योंकि पोलर वोर्टेक्स के कारण वहाँ पे ये सब समस्याएं हैं, ठीक है। और जो CFC लेवल है वो हाइयर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, लेकिन ओजोन डिप्लीशन है वो स्ट्रॉन्गर कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद है कैलकुलेट रेजिडेंस टाइम ऑफ केमिकल स्पीसीज इन एटमॉस्फेयर हैविंग ए मिक्सिंग रेशियो ऑफ 1 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, बाई मास। टोटल फ्लक्स क्या है स्पीसीज का बाई नेचुरल सोर्सेज कितना दिया हुआ, 200 इंटू 10⁻12 ग्राम पर ईयर। मास ऑफ एटमॉस्फेयर कितना दिया, 4 इंटू 10⁻21 ग्राम। अब कह रहा है कि ये केमिकल स्पीसीज है वो एटमॉस्फेयर में गया और उसका मिक्सिंग रेशियो है 1 पार्ट्स पर बिलियन, तो उसका रेजिडेंस टाइम कितना हो गया एटमॉस्फेयर में, कि कोई भी केमिकल गया तो उस केमिकल का है टोटल फ्लक्स क्या है, तो वो बता रहा है कि एक साल में इतना जाता है, एटमॉस्फेयर का मास कितना, इतना है, तो वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले तो रेजिडेंस टाइम जानना चाहता है कोई भी, ठीक है। रिजर्वायर कैन बी डिटरमाइंड टेकिंग रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द रिजर्वायर टू द फ्लूइड इन द कंसिस्टिंग विद दोज, ठीक है, टू द फ्लक्स की मतलब कि जैसे कि रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर हो गया तो टोटल एटमॉस्फेयर में वो कितना आ रहा है, ठीक है, उन दोनों के रेशियो, सिंपल, वो रेजिडेंस टाइम हो जाएगा। उसके बाद है मास ऑफ स्पीसीज इन द एटमॉस्फेयर, तो टोटल स्पीसीज क्या, तो टोटल अमाउंट ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन पॉइंट, कि किसी भी समय में उसका टोटल अमाउंट कितना कोई भी स्पीसीज है, कोई भी केमिकल अगर प्रेजेंट है तो उसका मास निकालें। टोटल फ्लक्स क्या ऑफ स्पीसीज सोर्स का, तो उसका क्या रेट है एट विच स्पीसीज इज बीइंग एडेड टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज दोनों के थ्रू अगर कितना दिया जाएगा, तो अगर हमें रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ स्पीसीज, ठीक है, मतलब कितना है एटमॉस्फेयर में, और टोटल फ्लक्स क्या है, कि मतलब कि एट गिवन टाइम पे, सपोज कि हम कोई एक डेट ले लें और जैसे कि 21st को कोई एक डेट ले लें, 21 अप्रैल 2025 को मेजर किए कोई एक केमिकल का तो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एक लिए तो हाँ भाई इतना टोटल मास कैसे निकालेंगे, पूरे अर्थ को तो नहीं रखें, तो एक सैंपल एयर लेंगे सपोज, ठीक है, 1 लीटर का, उसमें कितना या फिर उसके हिसाब से तो टोटल मास हमारे पास आ जाएगा गिवन टाइम पे। उसके बाद टोटल फ्लक्स कितना है, ठीक है, कि किस रेट से एटमॉस्फेयर में वो कर रहा है, इससे हमारा क्या आएगा रेजिस्टेंस। तो मिक्सिंग रेशियो क्या है, 1 पार्ट्स पर बिलियन बाई मास। टोटल मास एटमॉस्फेयर का कितना दिया हुआ, 4 × 10⁻21 ग्राम। टोटल फ्लक्स क्या है, तो 200 इंटू 10⁻12 ग्राम पर ईयर, ठीक, ये सब गिवन है, ये हमें पता है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे कि मास निकालेंगे। मास निकाल क्या करेंगे कि मिक्सिंग रेशियो, ठीक है, इंटू मास ऑफ एटमॉस्फेयर। तो मिक्सिंग रेशियो हमें कितना पता है, ठीक है, 1 पार्ट पर बिलियन है, 1 ppb, तो 1/10⁻9 इंटू 4 × 10⁻21, कितना आ गया हमारा मास ऑफ स्पीसीज, 4 × 10⁻12 ग्राम। अब रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा टोटल मास ऑफ स्पीसीज एटमॉस्फेयर आ गया और टोटल फ्लक्स तो ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो ये 4 × 10⁻12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 200 × 10⁻12 ग्राम पर ईयर आ गया। तो रेजिडेंस टाइम कितना हो गया, 4/200 ईयर, मतलब 0.02 ईयर। 0.1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, अराउंड 52, टोटल वीक्स होते हैं 52, तो इसको करेंगे तो लगभग अराउंड अराउंड 1.04 वीक्स, यानी कि अराउंड अराउंड 1 वीक के आसपास आएगा आंसर, ठीक है।
तो ऐसे करेंगे, बहुत ईजी है, देखने में बस लग रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें दी रहेंगी। अगर नहीं भी दी रहेंगी तो टोटल मास एटमॉस्फेयर हमें एक याद ही कर लेना है, ठीक है। फ्लक्स तो दिया ही रहेगा, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। मिक्सिंग रेशियो हम दिया रहेगा मास का, ठीक है। नहीं भी दिया रहेगा तो ये सिंपल 1 ppb मान लेते हैं। उसके हिसाब से पहले हम मास ऑफ स्पीसीज कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ स्पीसीज आ गया तो फिर हमें रीजन से निकालने कुछ नहीं करना है, मास ऑफ स्पीसीज और टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है कर लेना है। जो आएगा वो ईयर्स में आएगा, ठीक है। और उस ईयर्स को फिर वीक में अगर करना है तो कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजिंग जियोस्पेस स्पेशियल डेटा प्रोसेसिंग। ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स पूछा, ठीक है। मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब पेपर वन में पढ़े होंगे, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब ये फ्री टू यूज है, फ्री टू यूज, ठीक है। ये ओपन सोर्स है। और इसका फ्री टू यूज मतलब इसका कोड का हम इस्तेमाल करके, सोर्स कोड का हम अपने हिसाब से कुछ और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें, तो उसका मतलब होता है ओपन सोर्स, ठीक है। तो ओपन सोर्स कौन सा है, आर्क जीआईएस नहीं है, अगर आप सर्च करेंगे नहीं, पैसे मांगता है, ठीक है। यूजीआईएस है, ठीक है। रिस है, काका जीआईएस है, एडास भी पैसे मांगता है, ठीक है? तो ये कमर्शियल है, और ये भी एडास भी कमर्शियल है। QGIS ओपन जीएस बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, अगर आप जीआईएस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वांटम जीआईएस, तो ये बहुत ही लाइक ओपन सोर्स का वन ऑफ द बेस्ट जीआईएस सॉफ्टवेयर है। अगर आप उसके साथ लैंग्वेज जानते हैं, पाइथन या डिफरेंट और भी, और इसके बहुत सारे इसके साथ इसके प्लगइन्स उपलब्ध हैं, जिसको आप अलग अलग तरह के डेटा सॉर्टिंग या मैप मेकिंग या मतलब विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मैप के मतलब इट्स लाइक कि इतना आर्कजीआईएस में नहीं है, और ऊपर से पेमेंट भी है, ठीक है। तो ये, और ये ओपन सोर्स है, तो लाइक कि एक बहुत ज़्यादा लोग यूज भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से डेवलप भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर होंगे तो कहाँ क्या कमी है उसके हिसाब से। तो इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन QGIS, बेस्ट। फिर ये है, फिर सागा है। उसके अलावा फिर मैंने और भी कर रखा है, एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए अगली बार यूपीएससी को क्या बोलते हैं, यूजीसी को, सॉरी, और यूपीएससी यूजीसी को आ जाए दिमाग में कि नहीं मुझे कुछ और भी पूछना है, तो ग्रास जीआईएस है, ठीक है। यूटिग है, और भी है, और ये सारे कमर्शियल वाले हैं। तो अगर इतने पता है ना, तो अगर सिर्फ इतना ही पता है और जो इस क्वेश्चन में है, इट्स मोर देन एनफ। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर यूपीएससी का भी और यूजीसी का भी सोचेगा कि इसके ऊपर जाके पूछ देना। उसके बाद फिर से सेम क्वेश्चन है, एक तो पता ही है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ये भी सेम है, अच्छा रिपीट हो गया क्या, अच्छा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन सा नहीं। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन है, बायोफिजिकल लिमिट्स होगा, इंटरडिपेंडेंस होगा, डिपेंडेंस होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब पूछता है, जैसे कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, 17, उस वो सब में भी ना डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे है, कि 4 गोल्स इस प्रिंसिपल पे है, 4 गोल इस प्रिंसिपल पे है, या फिर गोल बनाने के बाद लोगों ने उसको देखा कि हाँ इसको इस कैटेगराइज, इसलिए कि डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग है, चीज तो वही है, बस कभी हम इधर से देखते हैं, कभी बाएं से देख रहे हैं, दाएं से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये कोई एक नया कैटेगरी इकोलॉजिकल लेके आए, कभी सोशल लेके आए, तो उसके हिसाब से हमें एक करना क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। मैं उसको करा भी दूंगा वैसे, तो करना कुछ स्टेज ही पढ़ना है, उनके गोल्स को लेना है, और ऐसे कैटेगराइजेशन में कॉपी में बना के रख लेना है, और एक दो तीन बार देखेंगे तो ऐसे दिमाग में भी खुद ही चला जाएगा, ठीक है? तो मोर एग्जांपल्स मैंने दिए इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के, जैसे कि मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी है, क्लोज लूप सिस्टम है, कैरिंग कैपेसिटी है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, तो ये सब भी चीज़। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम।
ठीक है। क्यूवेट्स कैन बी मेड ऑफ, मतलब सैंपल होल्डर्स है, विजुअल रेंज रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम है, ठीक है। स्पेक्ट्रम कौन सा रीजन है? विजुअल 300, ठीक है, 400 to 700, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, नॉट क्वालिटेटिव। तो जो क्यूवेट्स होते हैं, मतलब जिसमें हम सैंपल को रखते हैं, वो क्या क्या चीज़ से बने हुए? तो क्वार्ट्ज से बने हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बने हो सकते हैं, ग्लास से बने हो सकते हैं, फ्यूज सिलिका से बने हो सकते हैं। ये आई थिंक अभी जो हुआ जनवरी में पर उसमें आया था ये। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वार्ट्ज क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये किसकी? अल्ट्रावायलेट और वायलेट लाइट दोनों के लिए ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। तो इससे हम बना सकते हैं, लेकिन क्या है इसका खास बात? ये एक्सपेंसिव होता है ग्लास या प्लास्टिक से। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसे कि पॉलीस्टीरीन हो गया, उसे भी क्यूवेट बनाते हैं, सिंपल होल्डर्स, ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हम इसको करेंगे इस टॉपिक को मस्त एकदम आसान तरीके से, कि कैसे चीज़ें याद भी रहेंगी। उसके बाद ग्लास आ गया, तो ग्लास तो है ही, विजुअल रेंज में काम करेगा ये, ठीक है। और उसके बाद फ्यूज सिल्का है, फ्यूज सिल्का, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, क्वार्ट्ज की तरह ही, और इसका हम यूज करते हैं बनाने के लिए क्यूवेट्स को। तो ये सब कुछ यूज होता है, क्योंकि सबसे लाइट पास हो जाती है। उसके बाद है मैंने कुछ और भी एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और क्यूवेट्स के रिलेटेड, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं, वरना इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट करके नोट्स में ऐड कर लूँगा, और या फिर जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो करेंगे, नहीं तो बिना मतलब का वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मतलब क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करके करें, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकते हैं, नॉट ए बिग इशू। उसके बाद द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट 500 नैनोमीटर, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय, ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। सोलर रेडिएशन क्या है? ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि वेवलेंथ एट विच अ ब्लैक बॉडी emits रेडिएशन मोस्ट इंटेंसली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू बीटा बाई टेम्परेचर, ठीक है। वेयर बी क्या है? बी क्या है? तो वेन्स कांस्टेंट है 2.89 into 10 to the power 6, ठीक है, नैनोमीटर। और टी क्या है? पर केल्विन। और उसके बाद टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो सरफेस टेम्परेचर सन का कितना? 5778 केल्विन। तो वेन्स लॉ का उपयोग करेंगे, वेन्स कांस्टेंट डालेंगे, नीचे टेम्परेचर डालेंगे, तो लगभग लगभग हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर के आसपास। तो वेवलेंथ ये किस में फॉल करता है? सॉरी, 400 से 700 नैनोमीटर के, मतलब विजुअल रेंज के बीच, ठीक है। इसीलिए हमें सन कैसा दिखता है? वाइट येलो दिखता है, ठीक है। या तो पूछ भी सकता है कि क्यों दिखता है, ठीक है। और दूसरा क्यों नहीं होगा? जो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ये क्या करता है? इसका क्या स्टेट करता है कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है टोटल पावर रेडिएटेड बट डज नॉट डिटरमाइन द पीक वेवलेंथ। ये बताता है कितना पावर निकल गया, कितना ऊर्जा निकल गया, लेकिन कितना वेवलेंथ, पीक वेवलेंथ क्या था, ये नहीं बताता। वो क्या? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ क्या बोलते हैं कि गुड ऑब्जर्वर इज आल्सो गुड इमिटेटर ऑफ रेडिएशन, ये भी वेवलेंथ से रिलेटेड नहीं है। केपलर्स लॉ क्या कहता है? ये तो पता है सबको, प्लैनेटरी मोशन के को डिस्क्राइब करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्लैनेट्स ऑर्बिट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। उसके आगे है फिर कि ये दिए हुए सेंसर्स अलग अलग तरह के, ये हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। तो किस सैटेलाइट्स, कौन सा सेंसर किस सैटेलाइट में होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्टॉलमेंट MSI, ठीक है। तो ये होता है सेंटिनेल पे,
VHRR क्या है? तो ये IRS-ID में होता है, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स 1D। ऐसे और भी हैं कई सारे। ये लिस्ट हो गया लीनियर इमेजिंग, ठीक है, सेल्फ स्कैनर। ये किस पे होता है? सॉरी, अच्छा हाँ, ये सॉरी सॉरी ये इनसैट में होता है ना VHRR। हम्म, सॉरी VHRR, हाँ इनसैट में होता है। और लिस्ट लिस्ट आपका आ गया, तो लिस्ट IRS में होता है। और मल्टी एंगल कितना? सेंटिनल, सॉरी टेरा में। हम्म, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, कंप्रिहेंसिव लिस्ट की, कौन सा सेंसर है, कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, मतलब कौन से सैटेलाइट में, और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो देख सकते हैं। जैसे कि MSI है, तो सेंटिनल 2 में यूज होता है, ठीक है, वेजिटेशन और रिसोर्स असेसमेंट के लिए। इसी तरह मल्टी एंगल इमेजिंग, ये टेरा में यूज होता है, मल्टी इमेजिंग एरोसोल क्लाउड्स और इसके लिए। फिर ये वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर है, तो इनसाइड सीरीज में यूज होता है। ये मेट्रोलॉजिकल साउंडिंग, ठीक है, वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है। लिस है, IRS सीरीज के होता है, ठीक है, ये लैंड यूज वेजिटेशन मैपिंग, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री स्टडी के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा और भी दिया हुआ मॉडिस है, मॉडिस भी है, पेपर में आ चुका है, ठीक है। और एस्टर आया हुआ है, तो ये सब है, ये इसी से पूछते हैं मोस्टली, कभी ये कभी वो, दो चार का कॉम्बिनेशन बना के एस्टर। उसके बाद है ये एल्बिडो। एल्बिडो मतलब सिंपल की रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, कि सन का रेज आया और कितना रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो जो जितना शाइनी रहेगा वो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, जितना वाइट और शाइनी शाइनी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो प्योर फ्रेश स्नो, तो एकदम ताज़ा है, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स गंदगी नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। फिर प्योर कोल्ड स्नो करेगा, फिर आइस करता है, फिर डेजर्ट करता है, फिर सवाना है, ठीक है। तो ये सबके एल्बिडो दिए हुए हैं, जिसका कंप्रेहेंसिव लिस्ट भी मैं दे दूंगा कि और सी कहाँ पे आएगा, कौन सी से पहले आएगा कि बाद में आएगा, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे रहेंगे। ये कभी पूछ सकता है कि इसका रेंज क्या होता है। ये 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब मुझे लगता है कि अब इतने ये पूछ चुके हैं अल्बिडो पे, तो अगला यही पूछेंगे कि प्योर स्नो का अल्बिडो बताओ, मैच द फॉलोइंग में आएगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे बताएगा, लेकिन मैच द फॉलोइंग में आता है। उसके आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज ऑफ द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन लॉन्गर एटमॉस्फेरिक विंडो, ठीक है। क्या पूछा कि कौन से गैसेज ऑब्जर्व होते हैं आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन लॉन्ग वेव एटमॉस्फेरिक विंडो। तो जो सन का आता है ना रेज, वो शॉर्ट वेव रहता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। लेकिन जब अर्थ से जो रिलीज होता है ना रेडिएशन, वो लॉन्ग वेव में होता है। तो ये क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज ऑब्जर्व्स आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन लॉन्ग वेव एटमॉस्फेरिक विंडो, तो कौन उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ओजोन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक विंडो से क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रल विंडो मतलब स्पेक्ट्रल रीजन वेयर अर्थ एटमॉस्फेयर अलाउ इंफ्रा रेडिएशन टू पास थ्रू विथ मिनिमल ऑब्जर्वेशन। मतलब कि एटमॉस्फेयर से जो अर्थ से जा रहा है लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो अर्थ में गया, क्लाउड्स भी हैं, वाटर वेपर्स हैं, बहुत कुछ है, ओजोन है। तो विंडो क्या होता है कि वो स्पेक्ट्रल रीजन, ठीक है, जिसके थ्रू ये लॉन्ग वेव रेडिएशन आसानी से पास कर सकता है, या फिर बहुत कम ऑब्जर्वेशन होगा, मोस्टली ये पास करेगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि अर्थ का एनर्जी बैलेंस बना रहे, नहीं तो सिर्फ आएगा, ऐसे आया मान लो शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव गया और यहाँ से पास नहीं गया, स्पेस में नहीं गया, तो फिर ये बाउंस बैक हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर की और बढ़ते जाएगा। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें यही हो रहा है मोस्टली, कि जो एटमॉस्फेयर में जब CO2 ये सब ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह की गैसेज जो GHG ग्रीन हाउस गैसेज है, वो उनके ना ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को, मतलब हीट को बहुत ट्रैप करके रखते हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो अर्थ है, इसके ऊपर जो लेयर है, इसमें अगर इनकी बढ़ती जा रही है कंसेंट्रेशन,
ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को अपने अंदर रखते हैं और फिर बाउंस बैक करते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर जाता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, उसी को क्या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो यही एटमोस्फेरिक विंडो है, बहुत जरूरी है। तो ऑब्जर्व ओजोन क्या करता है, इन्फ्रा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, कहाँ पे, द 9.6 माइक्रोन रीजन में ये वेवलेंथ है। ठीक है, विच फॉल्स विद इन द लॉन्ग वेव एटमोस्फेरिक विंडो। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैपिंग हीट एंड इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ओजोन प्राइमरी क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, बट ऑल्सो प्लेज ए रोल इन इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन। प्राइमरी तो अल्ट्रावायलेट करता है, लेकिन इसमें भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन है। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्बिडो ग्रेटर देन ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज से एल्बिडो इसमें से किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो किसका ज़्यादा है, आइस का ज़्यादा है, क्यूमस क्लाउड का ज़्यादा है, और स्टेटस क्लाउड का है। ठीक है, अर्थ का एल्बिडो कितना है, तो अर्थ के एल्बिडो के एवरेज रिफ्लेक्टेशन क्या है, 30%। ठीक है, जितना आता है उसका 30% है, मतलब 0.3 है एवरेज। और आइस का कितना है, तो 0.3 से 0.5 है, क्यूमुलस का उससे भी ज़्यादा है, स्टेटस क्लाउड का उससे भी ज़्यादा है। लेकिन जो वेट सॉइल है, फॉरेस्ट है, उसका बहुत कम है एल्बिडो रेंज। तो इस कारण से तुम्हारा आंसर होगा, तो क्या याद रखना कि 30 है अर्थ का एवरेज, तो उसके ऊपर नीचे देख लें, जो उसके ऊपर है वो ज़्यादा है, जो उसके नीचे है वो कम है, ऊपर। अब हम आ जाते हैं रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर। सेंसिटिविटी ऑफ रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर इन टू डिफरेंट इन सिग्नल स्ट्रेंथ इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कि टू रिमूव सेंसिटिविटी ऑफ रिमूव, क्या है, ये रिमोट होगा, रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर इन डिफरेंस इन सिग्नल स्ट्रेंथ में रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। दो सेंसिटिविटी है, रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर डिफरेंस इन सिग्नल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। ठीक है, अब रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का काम क्या क्या है, तो ये डिटरमाइन करता है कि हाउ फाइनली ए सेंसर कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन। ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का है तो उसके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेगा, ये डिफाइन करता है। ए सेंसर विद हाई रेडियोमेट्रिक रेडिएशन कैन डिटेक्ट स्मॉलर डिफरेंसेस इन एनर्जी लेवल, थोड़ा भी चेंज होगा ना हल्का सा भी वेवलेंथ में, तो वो ज़्यादा कर सकता है। ये यूजुअली किसमें एक्सप्रेस करते हैं रेडियोमेट्रिक को, बीट में, 8 बीट का है कि 12 बीट का है कि 16 बीट का। ठीक है, हाइयर बीट डेप्थ अलाउज मोर प्रिसाइजली इंटेंसिटी मेजरमेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ज़्यादा डेटा कैप्चर कर पाएगा और उतना ज़्यादा वो स्मॉल डिफरेंसेस को डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, मतलब उतना और अच्छे से जो एनर्जी लेवल आ रहा है, तो उसको वो शो कर पाएगा कि हाँ ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो वही लोग कि एक तरह से कलर का हम कह सकते हैं, या फिर नॉट ए गुड एग्जाम्पल, बट मोबाइल में जैसा है ना, जितना अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, मेगा पिक्सल, ठीक है, उतना अच्छा फोटो, उतना ज़्यादा उसमें डिटेल्स इन सिमिलर। ठीक है, जैसे कि 8 बिट सेंसर में 256 लेवल पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश, लेकिन 12 बिट सेंसर का 4096 लेवल, 4096 लेवल पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मीन्स कि कैप्चर मोर सटल वेरिएशन इन ब्राइटनेस। उसके बाद क्या क्या होता है, रेजोल्यूशन रेडियोमेट्रिक होता है, फिर स्पेक्ट्रल होता है, ये वेरियस वेवलेंथ के बीच में कैसे करता है, ये बैंड में होता है, बैंड में ये मेजर होता है। ठीक है, स्पेशियल रेजोल्यूशन हो गया, ये पिक्सल में आता है, ये हो गया मेनली है जो मोबाइल की जो बात की थी, ये स्पेशियल रेजोल्यूशन हो गया। ठीक है, कि जितना अच्छा पिक्सल उतना ज़्यादा डिटेल। टेम्पोरल रेजोल्यूशन हो गया, कि जो हम फ्रीक्वेंसी, मतलब एक खास, जैसे कि हम वीकली डेटा लेते हैं, डेली लेते हैं, आवरली लेते हैं, तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन हो गया। ये सब पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हायर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होता है, और ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट होता है, ये सब ट्रेड ऑफ मतलब रेजोल्यूशन एग्जिस्ट हो, जैसे कि हायर स्पेशल रेजोल्यूशन लेंगे ना, तो उसका मीन्स टेम्पोरल रेजोल्यूशन कम होगा। ठीक है, क्यों कम होगा,
क्योंकि किसी भी जगह का हायर लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट करना पड़ेगा, स्लो मूव करना पड़ेगा सैटेलाइट को, तभी तो ले पाएगा ना। तो उसका टेम्पोरल कम होगा, तो फिर वो ज़्यादा इंटरवल पे वही सेम प्लेस पे नहीं आ पाएगा ना। एंड हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में रिक्वायर लो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन ड्यू टू सेंसर लिमिटेशन। धीरे धीरे वैसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है कि इस चीज़ पे अब कुछ कुछ आने वाले समय में ये दोनों ही ज़्यादा ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जितना है अब सब अभी यूज में, बस वही एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू, ये है फिर से कर रहा है डिफिनेशन है और ये टर्म है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, बाउंड रेशियो क्या होता है, ठीक है। और ये सब हम जानेंगे कि बाउंड रेशियो क्या होता है। तो बाउंड तो समझे कि सीधा ये क्या है, रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू लैटेंट हीट फ्लक्स एट अर्थ सरफेस। उसके बाद बात आ गई, उसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू वॉल्यूम ऑफ एयर। उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ये ना मतलब एक साल गैप करके या एवरी ईयर ये ह्यूमिडिटी वाले और ये सब से सवाल आते ही रहता है किसी न किसी तरह से। और पहले शायद एमसीक्यू भी आए हैं, नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर। अब तो अब ट्रेंड देखेंगे कि हम एमसीक्यू का ट्रेंड हम देखेंगे कि धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का ट्रेंड घटते, मतलब सॉरी इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आया हुआ है पहले शायद। तो न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे क्या आ रहा है ना, अब ट्रेंड में ऐसा रहा है कि न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे उनका ट्रेंड जा रहा है, लेकिन वी नेवर नो कब आ जाए। और दूसरा चीज क्या हो रहा है कि now net UGC has started like combining 2-3 units and making questions, ठीक है। तभी उतना ज़्यादा सवालों में नहीं है, लेकिन इन कमिंग ईयर्स ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो कि दिखाता है कि ऐसा हो रहा है। तो इस साइलो अप्रोच से काम नहीं चलेगा, एक जगह की कंडीशनिंग दूसरी जगह के सवालों में यूज होगी और फिर उसके आधार पे आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग रेशियो के बारे में दिया हुआ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दी हुई है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दी हुई है, ठीक है, बाउंड रेशियो दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ देखिए, जो अगर फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहा है, पहले नहीं किया, तो उसके लिए मैं बताऊंगा जस्ट वॉच दिस वीडियो, ठीक है, और जस्ट जिस्ट ले देखकर। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो हूँ तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, पेस मेरी स्लो है, तो यू कैन स्विच टू 1.25x 1.5x, और इससे आपको ग्लिम्स ले किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर किए हो और अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, या फिर इसको रिवीजन की तरह यूज कर सकते हो, या फिर एडिशनल डेटा पॉइंट्स अपने नोट्स में यूज कर सकते हो, मैनी वेज यू कैन यूज दिस, यूटिलाइज दिस वीडियो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। एंड आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट योर, ठीक है, इंटेलिजेंस, क्योंकि जो भी यूजीसी नेट दे रहा है तो वो मास्टर्स किया, मास्टर्स का मतलब कि एक्सपीरियंस है लाइफ में जगह से, तो ने दो नो की मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट कैपेसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। हीट कैपेसिटी कितनी, वो सिंपल सी लॉजिक है कि एयर होगा, फिर ड्राई सैंड होगा, फिर वाटर, फिर आइस होगा, फिर वाटर होगा। आइस का तो ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एयर का 1.005 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, ग्राम केल्विन है। ड्राई सैंड का 0.8 जूल पर ग्राम केल्विन है। आइस का 2 पॉइंट और वाटर का। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है एक पूरा टेबल, ठीक है, इस चीज़ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में देर स्पेसिफिक हीट के हिसाब से, ठीक है। तो जिसका लो हीट कैपेसिटी है हीट्स अप एंड कूल डाउन स्पीड। कैपेसिटी मतलब कि कौन जितना जल्दी गर्म होता है, ठीक है। जिसका लो रहेगा वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। जिसका ज़्यादा रहेगा वो टाइम लेगा, अपने अंदर हीट को रखेगा और स्लोली रिलीज करेगा, ठीक है। तो गोल्ड का क्या है, तुरंत गर्म तुरंत ठंडा, ठीक है। तो ऐसे सबका दिया हुआ। हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन इसलिए कि उसमें हीट गया तो बहुत लंबे समय तक ट्रैप रहता है, ठीक।
अमोनिया हो गया, वाटर, ना हम बोलते हैं कि वाटर जो सोर्स होता है पानी धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि उसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये सब दिया हुआ है। उसके अलावा ये भी जाना है कि मेटल्स का हीट कैपेसिटी कम होता है, नॉन मेटल्स का मॉडरेट होता है, और जो लिक्विड और गैस है उनका ज़्यादा होता है, खासकर वाटर और हाइड्रोजन का। ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट का एमसीक्यू। नेक्स्ट मतलब सोच रहा हूँ कि शुड बी कंटिन्यू दिस पीवाईक्यू सीरीज, या फिर एक दो लेक्चर्स लाने चाहिए यूनिट वन से। जैसा हो बताना, बताइएगा कमेंट में। एंड देखता हूँ। ठीक है, मोस्टली देखेंगे तो पहले पीवाईक्यूज कर ही लेते हैं ताकि पूरे सिलेबस के आइडिया लग जाए, और उसके बाद विल जंप टू द टॉपिक, या फिर इन बिटवीन कोई कोई टॉपिक में रिकॉर्ड करके डाल भी दूंगा लेक्चर्स, नॉट ए बिग डील। तो अगर आपको अच्छा लगा है और थोड़ा भी थॉटफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, बहुत हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं इस वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।